नाज़रीन, ये कानून फितरत समझ लें कि कमीने जितना भी अरूज पालें आखिर को ज़लीलो ख्वारी होते हैं, और यही सब कुछ भारतीय इंतखाबात में, इलेक्शंस में मोदी के साथ हुआ। क्योंकि बड़े तकब्बुर और फख्र से इस फ्रॉडिये ने राम मंदिर के इफ्तिताह से जो इंतखाबी सफ़र शुरू किया, उसका इख्तिताम उसी अयोध्या के मुकाम पर बदतरीन शिकस्त से हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ज़रा सी भी गैरत हो ना तो बंदा शर्म से डूब मरे, मगर इस बेशरम का शर्म से क्या काम है। और इस बेशरम को अगर देखें कि मीडिया पर खुशी का इजहार करता फिर रहे, तीसरी बार हुकूमत बनाने के भाषण दे रहा है, देखा आपने इस जैसा को बेशरम, बेगैरत और कमीना शख्स। सबसे पहले तो मैं अपनी मुजाहिदा बहन को जो है वो सलाम पेश करूंगा। आप बड़े जबरदस्त किस्म का आपका बयानिया, आप जो है वो सही पाकिस्तानियत टपकती है एक एक अल्फाज से। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से पूरी कौम जो है जब सिर्फ सियासत कर रही होती है, आप हैं जो वाहिद इंडिया के खिलाफ एक बात कर रही होती हैं। शाबाश है आपको भी और आपके टेलीविजन को भी। बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी को सादा अक्सरियत हासिल हो चुकी है, हुकूमत वही बनाएंगे। भारत टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, मिलें लग रही हैं, कारोबार नए शुरू हो रहे हैं। तो भारत तो बहुत ऊपर जा रहा है और हम माशाल्लाह से इलेक्शन फिक्स कर रहे हैं। कोई फॉर्म 47 का रोला नहीं हो रहा भारत में। यार हमसे सीख लो कुछ भाई। आम आदमी पार्टी के हवाले से एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा कैंपेन रन किया मेरे ख्याल में, मगर सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। इसकी क्या वजह है ये आम आदमी पार्टी को बेहतर पता हो। हम होते तो इसको अब तक कीनिया में होता, जर्मनी में होता, बरतानिया में होता, अमेरिका में होता, कनाडा में होता, हम इसको अब तक मार चुके होते। किसी नहर के पास इसकी लाश पड़ी होती पाकिस्तानी होते तो। ये कैसा मुल्क है यार कि ये अपने सबसे ताकतवर हुक्मरान के मुकाबले में बोलता रहा, जिसके इंतहा पसंद फॉलोअर्स हैं, और इसको किसी ने ज़बरदस्ती चुप नहीं करवाया। 2025 बड़ा कैटेक्लिस्मिक साल हो सकता है, बिकॉज ये आरएसएस की 100वीं जो है उनकी एक सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी उनकी क्रिएशन की। 1925 से इनके सफ़र का आगाज़ हुआ था, और ये कोई ना कोई बड़ा कारनामा या तोहफा जो है हिंदुस्तान के राइट विंग को देना चाहेंगे। तो लेट्स सी, इसको पाकिस्तान के इदारों को और थिंक टैंक्स एनालिस्ट जो भी है वहाँ पे उसको बड़े गौर से इसको देखने की ज़रूरत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, फिजा खान ने अपनी लिमिट क्रॉस करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही ज्यादा बड़े अपशब्द का प्रयोग पूरे नेशनल टेलीविजन पर किया है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप सब मोदी जी के सपोर्टर है भी या नहीं, पर मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक भारतीय होने के नाते हम किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि वह हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसे नेशनल टेलीविजन पर खुलेआम गाली दे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी फिजा के लिए 2 शब्द इस वीडियो के कमेंट्स पर करें। मैं आपको फिजा खान की तरह अपशब्द गाली देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वरना हम में और ऐसे पाकिस्तानियों में क्या फर्क रह जाएगा। बस उसको भारत की तरफ से यह पैगाम जाना चाहिए कि हम अपने पीएम के खिलाफ किसी भी अपशब्द को मंजूर नहीं कर सकते। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप सबकी आवाज पाकिस्तानियों के घर घर तक पहुंच जाए। सो वीडियो को लाइक करें और ढेरों कमेंट्स करें और खूब दबा के शेयर करें। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। ये कैसा अजीब इलेक्शन है। ना आपको फौजी नजर आए बंदूकें उठाए, पोलिंग स्टेशन है वहां दाखिल होते हुए, ना आरओ के दफातर में दाखिल हो रहे हैं फौजी, आईएसआई के राव वाले भी कर सकते हैं ये काम, सीबीआई वाले भी कर सकते हैं, और भी उनकी एजेंसियां। कोई नजर नहीं आया किसी को। कोई इल्जाम नहीं लग रहा कि इलेक्शन के नताइज रुक गए, आरटीएस बंद हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, फोन नहीं चल रहा। ये कैसे इलेक्शन है? ये भारत कैसा मुल्क है यार, इसको पता ही नहीं है इलेक्शन कैसे करवाने। हमसे सीखे। कोई सिकंदर सुल्तान राजा वहां पे 3 घंटे के लिए आईएसआई के दफ्तर मुबैना तौर पे नहीं जाता रात को, जिसके बाद नताइज रोक दिए जाते हैं। कहा जाता है कि मीडिया सारा ही झूठ बोल रहा है। ये भी दुनिया की तारीख में कहीं हुआ होगा कि हमारे इलेक्शन की रात को कहा जाता है जी कि रात 12 बजे तक जो मीडिया ने नताइज दी वो सबकी गलत है, मतलब सबके रिपोर्टर पागल हो गए थे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। ये अजीब बड़ा मुल्क है। फिर मेरे पाकिस्तानियों, ध्रुव राठी की हम तारीफ तो बड़ी कर रहे हैं कि उसने बड़ा मोदी को टक्कर दी, बड़ी बातें की। क्या आपको पता है कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो इस कुर्सी पे बैठा होता? ये वो जादुई कुर्सी है जिस पर इसने बैठा होना था, और इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और तौबा करनी थी। और अगर ये मुल्क से बाहर होता तो इसके मां बाप में से किसी को उठा लेते,
इसकी बहन में से किसी को उठा लेते, इसके भाइयों में से किसी को उठा लेते, इसके रिश्तेदारों को उठा लेते और इससे तौबा करवाते, इसका अकाउंट डिलीट करवाते। ये भारत कैसा मुल्क है यार, इनको समझ ही नहीं है। ये इंतहा पसंद मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है। इनको पता ही नहीं है लोगों से डील कैसे करना है। सोशल मीडिया तो दहशतगर्द है। और भाई इतने बड़े दहशतगर्द को मोदी ने कैसे आज़ाद छोड़ी रखा? इसके खानदान को नहीं पकड़ा, इसके किसी जानने वाले को नहीं पकड़ा, इसके किसी दोस्त को नहीं पकड़ा, नंगा नहीं किया, ईंटें नहीं लटकाई, उल्टा नहीं लटकाया, मारा नहीं। ये कैसा मुल्क है भाई? हमसे इन्होंने कुछ सीखा नहीं इतने अरसे से। हम होते तो इसको अब तक कीनिया में होता, जर्मनी में होता, बरतानिया में होता, अमेरिका में होता, कनाडा में होता, हम इसको अब तक मार चुके होते। किसी नहर के पास इसकी लाश पड़ी होती पाकिस्तानी होते तो। ये कैसा मुल्क है यार कि ये अपने सबसे ताकतवर हुक्मरान के मुकाबले में बोलता रहा, जिसके इंतहा पसंद फॉलोअर्स हैं, और इसको किसी ने ज़बरदस्ती चुप नहीं करवाया। किसी ने यूट्यूब को दरख्वास्तें नहीं दी कि इसका चैनल बंद कर दो और यूट्यूब ने बंद कर दिया हो। किसी ने इसको डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहा। और एक पाकिस्तान में नेतन्याहू के पैरोकार हैं, वो सोशल मीडिया को दहशतगर्द करार देते हैं। बेसिक बात यह है कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी है और बाकी सारी पार्टियां मिलके जो है उसका मुकाबला कर रही हैं। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बीजेपी कितनी ताकतवर जमात है। अब बीजेपी की ताकत के पीछे असल वजह क्या है? अगर आप इसकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन स्टडी करें तो आपको नज़र आएगा कि कम से कम 4 इसके मुख्तलिफ फेजेस रहे हैं। पहला फेज़ 1951 से 77 का फेज़ था, जब RSS ने बेसिकली भारतीय जनता संघ बनाई, जिसका मकसद ये था कि ये RSS का पॉलिटिकल फ्रंट, पॉलिटिकल विंग होगा। फिर 77 में इसके अंदर से जनता पार्टी डेवलप हुई, जिसने इनफैक्ट उस वक्त इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करके थोड़ी देर के लिए हुकूमत भी बनाई। 77 से 80 तक का ये पीरियड था। और फिर बीजेपी की आप कह लें सॉफ्ट हिंदुत्व नेशनलिज्म जो है 1980s के अंदर इमर्ज हुई, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पीरियड के अंदर यानी पहले 3 फेजेस के अंदर बीजेपी की और ये जनता आप कह लें पार्टी और उससे पहले भारतीय जनता संघ वगैरह, ये सब जो थी इनकी प्रोटेक्शनिस्ट किस्म की पॉलिसीज़ थी, यानी कि न्यू लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ थे। ये कोई निजकारी के बहुत हक में नहीं थे। ये बेसिकली रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टी थी, मगर इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी और इकोनॉमिक सोच थी, उसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि वो किसी किस्म का सॉफ्ट गांधीनिज्म, सॉफ्ट प्रोटेक्शनिज्म किस्म की इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी हुआ करती थी, मगर न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट पॉलिसी इनकी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर 2014 के अंदर मोदी पीरियड के अंदर शुरू होता है और हमें 2 बड़ी बड़ी तब्दीलियां नज़र आती हैं इस पीरियड के अंदर। सबसे पहले कि ज़्यादा मिलिटेंट हिंदू नेशनलिस्ट डिस्कोर्स हमें नज़र आना शुरू होता है। वाजपेयी का डिस्कोर्स जो था वो हिंदू नेशनलिस्ट था, मगर बहुत ही सॉफ्ट, और आपको याद होगा वाजपेयी ने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती करने की, एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझौता एक्सप्रेस और ये सारा कुछ, लाहौर डिक्लेरेशन वाजपेयी के ही पीरियड के अंदर हुआ। मगर मोदी के पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि जो उनकी रेटरिक थी एंटी पाकिस्तान बहुत तेज़ हुई, और जो हिंदू नेशनलिस्ट रेटरिक है वो भी बहुत तेज़ हुई। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।